Hello students, welcome to KRS Class 12 Subject Account Chapter 3 Admission of Partner. So student, in our Chapter 3 Admission of Partner, till now we saw ratio, that how to calculate new ratio, how to calculate sacrifice ratio. Then we saw valuation of goodwill. We saw method, average profit method and super profit method. Then next we saw treatment of goodwill. That means we saw various types of journal entries for treatment of goodwill. In that we saw premium method and valuation method. Now next part in the same, revaluation of assets and liability. Say revaluation is not required not only for admission but किसी भी तरह का चेंज हो पार्टनरशिप में, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन हो, यानी जब भी रेशियो चेंज होता है वो सिचुएशन क्या रहती है, रिकंस्टिट्यूशन की रहती है. जैसे एडमिशन है, 2 लोग है, तीसरा आया तो रेशियो चेंज होगा. या रिटायरमेंट है आगे जाके, यानी 3 पार्टनर में से एक पार्टनर रिटायर हो गया, 2 ही है पार्टनर, तो वापस रेशियो चेंज होगा. किसी की डेथ हो गई तब भी रेशियो चेंज होगा. या पार्टनर्स ने एग्रीमेंट चेंज किया और रेशियो चेंज करना है तो फिर भी रेशियो चेंज होगा. यानी जो हम आज का टॉपिक देखने वाले हैं रीवैल्यूएशन, ये सिर्फ आपको इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए नहीं पर आगे जाके दूसरे चैप्टर के लिए भी हेल्प करेगा. नाउ रिवैल्यूएशन फर्स्ट वी विल सी व्हाई टू ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों खोलना है. से जब पार्टनर की एडमिशन होती है तो कुछ खास काम करने रहते हैं. जैसे देख लीजिए एक बिजनेस है, ओके, एक बिजनेस है जो लेते समय वहां पे कितने पार्टनर थे, 2 लोगों ने शुरू किया. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई, ओके. उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जो लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे समय तक चला. बीच में उन्होंने क्या किया, बीच में उन्होंने Z को एडमिट किया. यहाँ पे जहां पे देखो मैं येलो इससे सर्कल कर रही हूं, वो पॉइंट पे, यहाँ पे डेट नहीं बता रही हूँ, जस्ट हम एज्यूम कर रहे कि एग्जाम्पल देख रहे. वहां पे Z को एडमिट किया. अभी देखिए पहले कौन थे पार्टनर, 2 ही पार्टनर थे, X एंड Y, राइट. यहाँ पे इस पीरियड में 2 ही पार्टनर थे, X एंड Y. तो इस पीरियड में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसमें हम Z को हिस्सेदार बनाएंगे क्या. यहाँ पे हम Z को हिस्सेदार बनाएंगे प्रॉफिट में या लॉस में, तो ऑफ कोर्स नहीं बनाएंगे, राइट. यहाँ पे Z को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा. पहले सिर्फ X और Y पार्टनर थे, बाद में Z का एडमिशन हुआ, Z एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर्म. तो अभी ये जो बात का हिस्सा है, यहाँ पे हम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो Z को हिस्सेदार करेंगे क्या. आफ्टर हिज एडमिशन, यस ऑफ कोर्स उसका हिस्सा है. कोई भी इनकम हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसमें वो हिस्सेदार रहेगा. यानी जब एडमिशन होता है उसके बाद जब पार्टनर आता है तभी से उसका क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदारी होगी, राइट. तो ये जो डेट रहती है जहां पे पार्टनर एडमिट होता है, जहां पे न्यू पार्टनर एडमिट होता है, दैट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर उस डेट पे, अभी इस डेट पे कोई भी प्रॉफिट हो या रिजर्व हो पहले का, जब Z एडमिट नहीं हुआ है तो तब तक का जो प्रॉफिट है या रिजर्व है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो हमें क्या करना होगा, वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा. अदरवाइज क्या होगा, बिना किसी बात के जो नया पार्टनर आने वाला है Z, वो भी उसमें हकदार हो जाएगा. जो भी कंपनी का प्रॉफिट रिजर्व है उसमें वो हकदार हो जाएगा. यानी कोई भी प्रॉफिट इस पीरियड का उस पीरियड में नहीं पहुंचना चाहिए. इस पीरियड का अगर उस पीरियड में पहुंच गया तो Z उसमें ऑटोमेटिकली हिस्सेदार हो जाएगा. और ऐसा तो कोई भी पुराना पार्टनर नहीं चाहेगा कि उसके पुराने प्रॉफिट में नया पार्टनर हिस्सेदार बने, राइट.
इसलिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस, ये हमें नया पार्टनर एडमिट होने के पहले दिख रहा है तो वो सब हमें आगे नहीं जाने देना है, उसका तुरंत क्या कर देना है, इसी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। किसको, एक्स और वाई को, यानी ओल्ड पार्टनर्स को, राइट। अभी जेड को छोड़ के करना है, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कौन से रेशियो में होगा, इन ओल्ड रेशियो। यानी जेड को, यानी नए पार्टनर को, न्यू पार्टनर को सिर्फ नए इनकम में हिस्सा होगा, ना ही पुराने हिस्से, यानी पुराने जो भी इनकम है, क्योंकि वो तो पहले है ही नहीं। तो ये जो दिख रहे हैं जो भी प्रॉफिट, सरप्लस, वो उसका सबका क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। अभी ये सब क्या है जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, उस तरह की प्रॉफिट है या लॉस भी हो सकता है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रॉफिट जो दिखता नहीं है, राइट। कुछ ऐसे भी हो सकता है प्रॉफिट जो दिखता नहीं है, पर वो अगर यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो अगले पीरियड में चला जाएगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में जब एक्स एंड वाई ये ओल्ड पार्टनर्स थे, एक्स एंड वाई जब ओल्ड पार्टनर्स थे तब उन्होंने एक प्लॉट लिया था। ओके, उन्होंने एक प्लॉट लिया था जिसकी कीमत थी, जिसकी प्राइस जब उन्होंने परचेस किया तब उसकी प्राइस थी 5 लाख। ओके, कितनी प्राइस थी, 5 लाख की जब उन्होंने परचेस किया। और आप सबको तो पता है मोस्टली क्या होता है, असेट की प्राइस, लैंड की प्राइस, प्लॉट की प्राइस, ये समय के साथ क्या होता है, रेट बदलता जाता है। और इस प्लॉट का भी रेट बढ़ा। और जब नए पार्टनर जेड का एडमिशन होने वाला था तब उसका रेट कितना था, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब उसका एडमिशन हुआ जेड का, कितना हो गया वो प्लॉट का रेट, 8 लाख हो गया। ओके, और आगे भी उसका रेट बढ़ने ही वाला है। ऐसा है कि इसी पॉइंट पे जाके वो रुकने वाला है, नहीं, असेट है तो ऑफकोर्स उसका रेट क्या होगा, बढ़ने ही वाला है। तो आगे जाके भी उसका रेट बढ़ के आगे जाके हो गया उसका रेट 10 लाख हो गया। ओके, वी आर एज्यूमिंग दैट उसका रेट हो गया 10 लाख। और ऑफकोर्स असेट है, असेट की यहाँ पर प्लॉट का रेट बढ़े, असेट है उसका रेट बढ़े तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। तो यानी जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, 5 लाख के प्लॉट के प्राइस, असेट की प्राइस 8 लाख हो गई। यानी ये 5 लाख का जो 8 लाख हुआ तो कितना प्रॉफिट हो गया उसमें, 3 लाख हुआ है, राइट। और बाद में भी रेट बढ़ने ही वाला है, यहाँ पे 8 लाख का 10 लाख हो गया आगे जाके, तो वहां पे कितना हो गया है प्रॉफिट, 2 लाख। यानी जो एडमिशन हुआ है जेड का उससे पहले जो 3 लाख का प्रॉफिट है उसमें जेड को शेयर मिलेगा क्या। सी स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन, ये जो 3 लाख है, देखो पहले 5 लाख की थी प्रॉपर्टी, एक्स और वाई ने ली थी, जब जेड का एडमिशन हुआ तब उसकी प्राइस हो गई है 8 लाख। तो ये जो 3 लाख का प्रॉफिट ही है ना, असेट की प्राइस बढ़ गई है, तो उसमें जेड को शेयर मिलेगा क्या, बताओ हाँ या नहीं। ऑफ कोर्स नो, इसमें ये 3 लाख में तो उसको शेयर नहीं मिलना चाहिए जेड को, क्योंकि वो तो पहले नहीं था। और एडमिशन के बाद जो 8 लाख के 2 लाख हुए हैं उसमें जेड को हिस्सेदार है, यस राइट, क्योंकि बाद में वो तो है पार्टनरशिप में। पर ये अलग अलग जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं 3 लाख या 2 लाख, ये सब हम कब कर पाएंगे, ओनली इफ असेट्स आर रीवैल्यूड। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा रही हूं कि रीवैल्यूएशन क्यों करना है। सिर्फ जर्नल एंट्रीज देख लोगे आप, वैसे ही रोबोट की तरह पास करोगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों करना है वो पहले देख लीजिए। ये जो हम अलग अलग असेट की वैल्यू निकाली, उसके प्रॉफिट निकाले कि पहले 3 लाख है बाद में 2 लाख, ये सब हम कब कर पाएंगे, ओनली इफ असेट्स आर रीवैल्यू। कब, एडमिशन होते वक्त, न्यू पार्टनर का एडमिशन होते वक्त। अगर असेट की वैल्यू मेजर ही नहीं की, अगर हमने मेजर ही नहीं की वे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये 8 लाख की वैल्यू, जो न्यू पार्टनर एडमिशन हुआ तो हमने ये मेजर की मार्केट में, तो उसकी वैल्यू 8 लाख थी।
ये कब होगा? अगर उसे ऐसा ही छोड़ दिया, हमने नहीं किया मेजर। ओके, चलो ये अगर सब नहीं किया मेजर तो क्या होगा? ये जो 5 लाख है, यहाँ पे स्टार्टिंग में असेट की वैल्यू कितनी थी? 5 लाख की थी, तो वो ऐसे ही हो जाएगी। वो जब भी ये प्रॉपर्टी सेल होगी, यहां से लेकर 5 लाख का यहाँ पे 10 लाख में सेल होगी, तो एकदम से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख का, और वो पूरा उसमें डायरेक्टली हिस्सा किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा पूरे 5 लाख में। सो इट इज वेरी 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 नेसेसरी कि जो दिख रहे हैं प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस, उसको तो डिवाइड करे ही, पर जो नहीं दिख रहे उसको भी देखे। यानी जितनी भी फर्म की असेट है या लाइबिलिटी है, उसकी मार्केट में वैल्यू चेक करनी है। और किसी भी प्रकार का चेंज है, जैसे यहां वैल्यू 5 की 8 लाख हुई, ये सबको क्या करना है? एक बुक में रिकॉर्ड कर लो, और बुक में जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन केवल ओल्ड पार्टनर्स में कर लो, उनके ओल्ड रेशियो में। इसलिए क्या करना होगा? हमें रीवैल्यू, क्या करना होगा? रीवैल्यूएशन। जैसे यहां पहले प्लॉट 5 लाख का था, नया पार्टनर जेड आया तो उसे दिखा देना है कि भाई देख, ये जो पहले प्लॉट था 5 लाख का, वो अभी कितने का हो गया है? 8 लाख का हो गया है, राइट? यानी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर इसमें वैल्यू इंक्रीज होती है तो तेरा भी हिस्सा होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे पहले वो नहीं था। अगर रीवैल्यू नहीं की तो उसको असेट 5 लाख की दिखेगी आगे जाके, और वो पूरे कमाई में शेयर लेगा। सो गॉट इट स्टूडेंट, व्हाई रीवैल्यूएशन इज नेसेसरी? ये एक ऐसा एडमिशन का हम देख रहे हैं, वैसे ही रिटायरमेंट होगा तब भी करना होगा, क्योंकि जिसने जितनी मेहनत ली उसको तो उतना हिस्सा मिलेगा ही। रिटायरमेंट है यानी पहले एक्स, वाई और जेड है, और बाद में जेड चला गया, सिर्फ एक्स और वाई बचे, तो टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो डेट तक कितना क्या क्या प्रॉफिट है, वो सब में जेड को भी हिस्सा मिलेगा। सो वेन एवर रेशियो चेंजेस, दैट डेट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रीचेक, वी हैव टू रीवैल्यू असेट्स। जो भी डिफरेंस है, ओके, तो वो सभी डिफरेंस का हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सिचुएशन। एक तो ऐसा हो सकता है नो चेंज इन वैल्यू, असेट की वैल्यू में चेंज हुआ ही नहीं, सो नथिंग टू डू। ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कीमत बढ़ जाए, जैसे हमने अभी देखा असेट की कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया? लॉस हो गया। जैसे लोन पहले 5 लाख का था, अभी देना है 6 लाख, पैसे चुकाने हैं। अगर असेट की वैल्यू कम हो गई तो क्या है? लॉस है। 1 लाख की प्रॉपर्टी थी जो 40,000 पे आ गई तो 60,000 का लॉस हो गया। और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए, जैसे पहले किसी को 5 लाख रुपीस देने थे, अभी वो बोल रहे हैं सिर्फ 2 लाख ही दे दो, तो लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और ये सब जो प्रॉफिट लॉस है हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा। ओके, सो वी विल सी नाउ जर्नल एंट्री। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ फोकस करेंगे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर करेंगे। ओके, ऐसे तो रीवैल्यूएशन के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, बैलेंस शीट भी बनाना है। सो नाउ वी विल मेक हियर रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड ऑल जर्नल एंट्रीज। अभी रीवैल्यूएशन करना है तो हमें क्या करेंगे? हम एक स्पेशल नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। एंड सो वी विल अप्लाई ऑल रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। सो जब भी लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे उसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और जब भी प्रॉफिट होगा तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो समझ में आ गए स्टूडेंट कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना है? सो सी मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सी द वैल्यू ऑफ असेट शोन इन बैलेंस शीट मे बी डिफरेंट देन द मार्केट वैल्यू। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा,
सो जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ऑफ द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिस डेट पे एडमिशन हो रहा है न्यू पार्टनर का, तो उस दिन पे जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में, दैट ऑल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर हैज नो राइट ओवर सच पास्ट प्रॉफिट ऑल्सो एंड ही शुड नॉट सफर ड्यू टू लॉसेस ऑल्सो ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। सेम वे, सेकेंड पैराग्राफ देखो, सेम वे में अगर कुछ भी अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ऐसा भी होता है जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, कोई कोई असेट्स ऐसा देखा जाता है कि रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो वो पूरा का पूरा असेट उस टाइम पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई लाइबिलिटी है जो अचानक से आ गई, वो रिकॉर्ड ही नहीं की है, सो इट शुड बी शोन इन द बुक्स बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर and such adjustment of this value is done to revaluation account and at the time of reconstitution of the firm, assets and liabilities of the firm are revalued and the changes made are recorded in revaluation account, or we can call it as profit and loss adjustment account. After recording all this adjustment, increase decrease in asset liability, whatever gain or loss occur in revaluation account belongs to old partners, so it is transferred to old partners capital account or current account in their old profit sharing ratio. So students got it, revaluation account or profit and loss adjustment account is a nominal account. Now let's see journal entry relating to this. Number 1, सो अभी हमने जो देखा बस वही सब है जर्नल एंट्री में, अभी आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट देखो, इंक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ असेट में, ओके, असेट की वैल्यू बढ़ गई है, जैसे प्रॉपर्टी आपने परचेज की थी 10 लाख में और आज उसकी कीमत हो गई 15 लाख, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑफकोर्स प्रॉफिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, प्रॉफिट हो तो डेबिट करना है क्या? नहीं, प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जिस केस में असेट का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है आपको, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। रीवैल्यूएशन ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और जो असेट का इंक्रीज हुआ है तो वो असेट को क्या करना है, डेबिट करना है, यानी असेट का वहां पे हमें नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मशीनरी है तो वहां पे आप असेट की जगह पे क्या लिखोगे, मशीनरी। बस उसी तरह से अगर लाइबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, लाइबिलिटी कम हो गई है, लोन देना था आपको 5 लाख का और अभी आपको लोन देना है, सिर्फ पैसे चुकाने 4,50,000, तो 50,000 से कम हो गया लोन, तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगेन इट इज अ गेन फॉर अस, सो गेन है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी असेट इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो एंट्री क्या आएगी, असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर असेट और जो लाइबिलिटी उसका नाम आपको लिखना है। सेकेंड एंट्री, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, बस ऊपर का उल्टा, एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जैसे असेट की वैल्यू बढ़ती है वैसे कम भी होती है। सपोज लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, असेट कम हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। जैसे हमें किसी को लोन देना था 50,000 का, ओके, लोन का पैसा चुकाना था और अभी कितना भरना है हमें, 55,000, 55,000 भरना है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑफकोर्स लॉस हुआ, पैसा ज्यादा भरना होगा ना, तो लॉस हुआ तो क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना है, और वो लाइबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट, वो लाइबिलिटी का नाम लिखना है। यानी सेकंड एडजस्टमेंट देखो, जब भी असेट की वैल्यू कम होती है, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और पर्टिकुलर असेट को क्रेडिट कर दो। और लाइबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन डेबिट और वो लाइबिलिटी क्रेडिट। थर्ड वन, ये ऊपर जो थे पहले दो वो तो क्या थे, रिकॉर्डेड है असेट लाइबिलिटी और उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो गई। अभी थर्ड देखो, रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड असेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
जब हम रिवैल्यूएशन करते तो क्या होता है, बहुत बार कुछ ऐसे असेट लाइबिलिटी में मिलती है जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं रहती है, तो सो इट्स अवर टोटल प्रॉफिट और लॉस। और ये सब किसका रहता है, ओल्ड पार्टनर को इन देयर ओल्ड रेशियो। सो हियर थर्ड फोर्थ दोनों एंट्री देखो आप। थर्ड में क्या अनरिकॉर्डेड असेट है और वो आपको तब रिकॉर्ड करनी है, तो वो भी कहाँ पे भेज देना है, रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, असेट अकाउंट डेबिट कर दो। फोर्थ वन क्रिएटिंग न्यू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। आखिर में क्या करना है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन जो हमने ऊपर एंट्री देखी है बस वही यहाँ पे ट्रांसफर करना है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में देखो असेट बढ़ गई, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया क्योंकि प्रॉफिट है। लाइबिलिटी कम हो गई, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। डेबिट साइड देखो असेट कम हो गई तो असेट हमने यहाँ पे लिख लिया, रिवैल्यूएशन डेबिट किया। लाइबिलिटी बढ़ गई यानी पैसा देना ज्यादा पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अगेन डेबिट, यानी लॉस हुआ तो आपको डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड। एंड में अकाउंट क्लोज कर देना है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी आपकी इनकम प्रॉफिट ज्यादा है तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा, वो क्या है, प्रॉफिट है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी ये यहाँ पे देखिए फिफ्थ एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट हुआ है तो ये देखिए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड बैलेंस आया है, यहाँ पे फिफ्थ एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गई यानी लॉसेस ज्यादा है तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा, वो क्या हो, लॉस। तो बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। तो ऊपर देखो सिक्स्थ वाली एंट्री, ट्रांसफर ऑफ लॉस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। बस इसी तरह से हमें एडजस्ट करना है। कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो गए, बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर देयर मे बी प्रॉफिट और लॉस in your old balance sheet like undistributed profit, reserve fund, general reserve, workmen's compensation fund, joint policy reserve, etc. So all that you have to transfer to partners capital account. Just have a look over here. These reserves are on the liability side of balance sheet. जो भी liability side है अगर है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्रेडिट साइड आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो एंट्री विल बी एनी टाइप ऑफ रिजर्व or accumulated profit to partners capital or current account. Then accumulated loss is the loss sustained by old partners before admitting new partner and it is undistributed loss. बहुत बार जो undistributed loss रहता है वो कहाँ पे रहता है, asset side में रहता है, तो ये भी आपको ट्रांसफर कर देना होगा। लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है जो, तो ये कहाँ पे रहेगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि वो उसमें नए पार्टनर का हिस्सा होगा, क्या नहीं, वो क्यों सफर करेगा। जैसे आप कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर को ही दे रहे हैं, बस उसी तरह से एक्यूमुलेटेड लॉस जो है वो भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर को आएगा। तो असेट साइड जो भी होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा रिवैल्यूएशन कैसे करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, और एडजस्ट कैसे करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। नाउ विद द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ एक्चुअल क्वेश्चन, actual solution to the question. Okay, thank you students, have a good day.